नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, ज्योग्राफी की जो हमारा पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत अच्छी वेटेज के साथ आता है। और इस वीडियो को हम लोग ज्योग्राफी से रिलेटेड ही करके बना रहे हैं और आपका एक दिवसीय एग्जाम में जो ज्योग्राफी से कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। एक एक टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं ताकि बाय मैप आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स ऑफ इंडिया, यानी भारत की नदियां जो हैं। भारत की नदियों के बारे में हम स्पेशली इस टॉपिक को कवर करेंगे। और ध्यान रखिएगा, इसको मैप के साथ बनाएंगे, हम लोग मानचित्र के साथ हम लोग यहां पर बनाएंगे और इसके साथ में हम क्या करेंगे, इसको डिस्क्राइब करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। फिर क्या होती है रिवर्स, व्हाट इज द रिवर? रिवर्स ऑफ इंडिया में अगर हम देखते हैं, नेचुरल वाटर फ्लोइंग स्ट्रीम्स, यानी एक बहते जल की प्राकृतिक धारा, एक बहते जल की प्राकृतिक धारा को हम लोग नदी कहते हैं। तो ये एक इसकी डेफिनेशन है। अगर देखा जाए कि भारत में कुल कितनी नदियां हैं, तो ये टॉपिक हो जाएगा हमारा लगभग 4000 प्लस नदियां हैं भारत में। भारत में नदियों का जो की गिनती है वो 4000 प्लस नदियां, छोटी बड़ी सभी मिलाकर। ओके, अब बात कर लेते हैं। भारत में दो प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। एक तो हिमालय रीजन में सबसे ऊपर की तरफ नॉर्थ में, उत्तर में, और फिर पेनिनसुलर इंडिया में यानी प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियां पाई जाती हैं वो कहां से उद्गम होता है? उसका उद्गम होता है किसी हिल से, या फिर देखा जाए तो उनमें सबसे ज्यादा किस तरह का पानी बहता है? रेनफॉल वाटर, यानी बरसाती पानी, जो रेनफॉल होता है वहां से सबसे ज्यादा पानी फ्लो करती है वो। यानी ये सीजनल रिवर है। कैसी रिवर है? सीजनल रिवर है। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर सीजन के बाद ये ऑफ हो जाती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन वाटर कैपेसिटी जो है इनके अंदर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या वाटर फ्लोइंग कैपेसिटी, वो थोड़ी कम हो जाती है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करते हैं तो एक तो ये प्रायद्वीपीय नदी हो जाती है, फिर इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं इसके बाद हिमालयन नदियां। हिमालयन नदियां, अच्छा, प्रायद्वीपीय नदियों की खास बात क्या होती है कि ये मैदान का निर्माण नहीं करती, ज्यादा मैदान इनका नहीं बनाती। जिस तरह की हिमालय की नदियां होती है, बहुत ज्यादा मैदान कवर करके चलती हैं, बहुत ज्यादा मिट्टी लेकर आती हैं और बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र, फर्टाइल लैंड बना लेती हैं। उस तरह नहीं करती, मतलब इतना नहीं करती जितना कि हिमालय की नदियां करती हैं। दो पॉइंट इसमें मेन इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हिमालय की से निकलने वाली नदियों। क्या खास बात क्या होती है कि किसी ग्लेशियर से निकलती है, किसी ग्लेशियर से ओरिजिन होता है इनका। तो जाहिर सी बात है, हिमनद से निकलती हैं तो काफी चिल पानी भी होता है और काफी बड़ी मात्रा में पानी लेकर आती है। दूसरा, बहुत बड़े मैदान का निर्माण करती है, बहुत बड़ा जो मैदान कवर करती है, उनका मैदान का एरिया पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा होता है, यानी वो थोड़ा ज्यादा लेवल पर कवर अप करती है। आगे बात कर लेते हैं। दो प्रकार से हम नदियों को बांट लेते हैं। पहला, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के आधार पर। मतलब इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि भारत में जो नदियां गिरती हैं या तो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं या फिर कहां पर गिरेंगी वो, या फिर गिरेंगी वो अरेबियन सी में। तो इस प्रकार हमने भारत की नदियों को डिवाइड किया है। तो ये अरेबियन सी हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया। तो कुछ एग्जाम्पल ही लिया है मैंने सिर्फ नदियों का। इसका मतलब ये नहीं कि सारी नदियों को मैंने यहां कवर कर दिया, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर लिख लिया है मैंने। तो जैसे अरेबियन सी है, हमारा अरब सागर है, अगर हम उसको देखें तो उससे निकलने वाली जो नदियां हैं, यानी उसमें गिरने वाली जो नदियां हैं अरेबियन सी में, तो एक नर्मदा, ताप्ती, लूनी, साबरमती, मांडवी। तो ये कुछ नदियां हैं जो कि महत्वपूर्ण है, इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और अगर हम देखें बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं तो दामोदर नदी, महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, ये कुछ हमारे पास एक नदियों का एक एग्जाम्पल है। तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। और अगर हम देखें तो ये तो थी हमारे पास, दो तरीके से हम लोगों ने डिवाइड कर लिया है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के आधार पर। इसके अलावा अगर हम कुछ टर्म्स की बात करें, कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, तो सबसे पहली एक टर्म आती है जो कि कई बार कंफ्यूजन करती है, उसको मैंने लिख लिया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको। एक तो होता है ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी, और एक होता है वितरित नदी यानी डिस्ट्रीब्यूटरी। इन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस पैदा करने की, अब आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, जब एक नदी का अंत किसी दूसरी नदी में हो रहा हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको सहायक नदी कहते हैं। जैसे ये कोई रिवर, मेन रिवर,
मेन रिवर होकर बह रही है और इसमें कोई नदी आकर मिल रही है, जैसे ये मान लेते हैं गंगा, और इसमें कौन सी नदी मिल रही है, ये जमुना नदी, या फिर जमुना में अगर हम देखें तो ये चंबल नदी। तो इस प्रकार जो मेन रिवर है, मेन रिवर हमारी गंगा है, तो इस गंगा नदी में यमुना रिवर आकर क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है, मिल जाती है, और यमुना में चंबल नदी आकर मिल जाती है। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, ये हो गई है हमारी किसका एग्जाम्पल हो गई है, ये सहायक नदी का एग्जाम्पल हो गई है, यानी ये ट्रिब्यूटरी नदी बन गई है। जब किसी नदी का अंत किसी दूसरी नदी में हो रहा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सहायक नदी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर, यानी वितरित नदी। वितरित नदी का मतलब होता है इट्स ए ब्रांच ऑफ ए मेजर रिवर, यानी कोई नदी की एक मुख्य धारा वहां से अलग हो जाती है, अलग फट जाती है नदी की मुख्य धारा। जैसे कोई नदी है, जैसे हमारी गंगा ही है, तो वो कहां से, ये कुछ हिस्सा तो इसका बांग्लादेश में चला जाता है और एक हिस्सा फट जाता है इसका हुगली में। किस नाम से, हुगली में। तो इस नदी को जो मेन ब्रांच हट गई है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको वितरित नदी कहेंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर कहेंगे इसको हम। तो इस प्रकार वितरित नदी और सहायक नदी में मैंने दोनों में बात क्लियर कर दी है। सहायक नदी क्या होती है हमारी, जब एक नदी का अंत किसी दूसरी नदी में हो रहा हो, जैसे गंगा और यमुना। इसके अलावा वितरित नदी जैसे गंगा और हुगली, ये मैंने एग्जांपल से क्लियर कर दिया है। इसके अलावा दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या दो मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको क्लियर करा रहा हूं, ध्यान से पढ़िएगा, जरा ध्यान से देखिएगा एक बार जरा। पहली है एस्चुरी क्या होती है, या इसको हिंदी में बोलते हैं ज्वार नद मुख। एस्चुरी या ज्वार नद मुख क्या होता है, और दूसरा होता है डेल्टा। हमेशा बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि व्हाट इज द डेल्टा एंड व्हाट इज द एस्चुरी। तो शुरुआत करते हैं इसके बारे में, देख लेते हैं क्या होता है। जब एक रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर बहती है, जब एक रिवर अपने साथ कोई सेडिमेंट्स लेकर बह रही है, और बहने के साथ साथ वो क्या कर रही है, उसके जो सेडिमेंट्स है वो इन गड्ढों में ये रिफ्ट वैली, या इसको कह सकते हैं आप कि रिफ्ट वैली यानी भ्रंश गड्ढे जो हैं, भ्रंश घाटियों के जो गड्ढे हैं, उनमें आकर फंस जाते हैं। तो वो उसके सेडिमेंट जो है वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पाते, यानी बहुत कम बढ़ पाते हैं, और वो अपने जो सेडिमेंट्स होते हैं, सेडिमेंट्स मतलब अवसाद। अवसाद किन चीजों से मिलकर बनता है, एक तो मिट्टी, दूसरा कंकड़, और तीसरा पत्थर। तो ये तीन प्रकार से, मेनली तीन प्रकार से यही कंसिडर किए जाएंगे अवसाद के रूप में यानी सेडिमेंट्स के रूप में। तो जब इन रिफ्ट्स में, इन रिफ्ट वैली में थोड़ा सा क्या हो जाता है, इनकी ये सेडिमेंट्स रुक जाते हैं कई बार, तो ऐसी नदी को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी नदी को हम लोग ऐसी नदी एस्चुरी बनाती है, या अपने साथ सारे सेडिमेंट्स लेके जाकर अपने साथ कहां डालती है, सीधा समुद्र में लेकर चली जाती है। ये भी एक ऑप्शन है कि या तो वो सीधा समुद्र में लेकर चली जाए, या जो उसके आसपास गड्ढे बने हुए हैं उनमें वो ड्रॉप आउट कर दे। तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं इसमें तो समुद्र में ड्रॉप आउट, ये ओशियन हो गया हमारा, अगर या तो इसमें डाल रही है या फिर वो गॉर्ज में रुका रही है अपने अवसादों को, सेडिमेंट्स को, तो ऐसी नदी को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्चुरी बोलते हैं। आगे बात कर लेते हैं, एक होता है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है साहब, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। डेल्टा क्या होता है, जब कोई रिवर फ्लो कर रही होती है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ फ्लो कर रही होती है, तो उसके साथ क्या होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, वही अपने अवसाद। तो जब वो अवसादों के साथ फ्लो कर रही है तो बहुत दूर चलने के बाद, बहुत लंबा सफर तय करने के बाद, उसके सेडिमेंट्स ज्यादा होने की वजह से वो आगे फ्लो नहीं कर सकती, उन सेडिमेंट्स को कैरी नहीं कर सकती। तो वो क्या करती है, उन्हीं सेडिमेंट्स को मतलब अपने आप को, इनकी वेलोसिटी आगे जाने के बाद इस रिवर की क्या हो जाती है, वो वेलोसिटी का जो लेवल होता है वो माइनस में आ जाता है, यानी कम हो जाता है, जिसके बाद ये मिट्टी आसपास के क्षेत्र में ड्रॉप आउट कर देती है, छोड़ देती है। जब मिट्टी आसपास के क्षेत्र में ड्रॉप आउट कर देती है तब ये रिवर आगे की तरफ बढ़ जाती है और समुद्र में मिल जाती है।
अब मैं दोबारा से बता देता हूं, जब कोई रिवर किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ फ्लो कर रही है, एक स्पीड से फ्लो कर रही है, तो अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर चलती है और वो इधर उधर डिपॉजिट नहीं करती, वो सीधा कहां जाकर डिपॉजिट करती है, अपने समुद्र में, समुद्र के आसपास वाले क्षेत्र में डिपॉजिट कर देती है। इसी को ही क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। अगर देखा जाए आर्थिक दृष्टि से ये डेल्टा बेहद महत्वपूर्ण होता है, आर्थिक दृष्टि से ये डेल्टा बहुत ही खास होता है। पहली बात तो ये होती है कि इसमें बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, फर्टाइल मिट्टी होती है, जो कि बहुत अलग अलग एरिया से लाई गई होती है। दूसरा, इसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स भी होते हैं, बहुत ज्यादा इसमें अलग अलग चीजें भी पाई जाती हैं और कई सारी तरह की ये मिट्टी होती है। इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं। खास तौर से जो प्लांट पाया जाता है वो है सदाबहार वन, यानी सदाबहार वन मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट, और एवरग्रीन फॉरेस्ट इसी एरिया में पाया जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो होता है वो डेल्टा बनाने वाली रिवर, यानी जो हमारा सुंदरबन पश्चिम बंगाल वाला जो डेल्टा है, बांग्लादेश वाला जो डेल्टा है, वो सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एस्चुरी कौन नहीं बनाता, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा नर्मदा, नर्मदा रिवर हो जाएगा और ताप्ती रिवर हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती दो नदियां ऐसी हैं जो क्या नहीं बनाती, एस्चुरी नहीं बनाती, जो डेल्टा नहीं बनाती, मतलब जो डेल्टा नहीं बनाती ये नदियां। तो अगर वो डेल्टा नहीं बनाती तो क्या बनाती है, वो एस्चुरी बनाती होंगी। तो आपको ये बात भी समझ में आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। एक तो रिवर की डेफिनेशन, एक प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिसुलर इंडिया की जो नदियां हैं, दूसरा हिमालयन रिवर, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक बताया है मैंने। सहायक नदी क्या होती है, वितरित नदी क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। इसके अलावा मैंने डेल्टा और एस्चुरी में आपको डिफरेंस पैदा करने की कोशिश की है कि ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अब मैं आपको नदी क्षेत्र के बारे में बताता हूं। तो दोस्तों अब और थोड़ी सी कुछ बेसिक सी फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ बेसिक सी फैक्ट क्या कहता है रिवर्स के बारे में स्पेशली, तो देख लेते हैं एक बार। एडवांटेजेस ऑफ रिवर, यानी नदियों की उपयोगिता भारत में किस प्रकार साबित होती है, इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। पहला होगा सोर्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी पीने के लिए पानी का सबसे बड़ा सोर्स कौन है, अपनी नदियां। बहुत सारे गांव, बहुत सारे इलाके ऐसा भी है जो पानी को, रिवर से बहने वाले पानी को ड्रिंकिंग पानी यानी पीने के पानी के तौर पर इस्तेमाल करती है। इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो आगे एक और पॉइंट है इसमें, इरिगेशन वाटर, यानी सिंचाई के पानी के लिए भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो इलाका है और पूरे भारत में सिंचाई के लिए नदियों का ही इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। आगे देख लेते हैं एक और टॉपिक है इसमें, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, यानी जल विद्युत परियोजनाओं में इसका उपयोग किया जाता है, जिससे बहुत सारे शहरों के लिए, बहुत सारे गांवों के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। और देख लेते हैं फर्टाइल लैंड, फर्टाइल सॉइल या लैंड, यानी उपजाऊ मिट्टी या भूमि का बनना। नदी क्षेत्र जो आता है वो बेसिकली मिट्टी का उपजाऊपन बहुत ज्यादा अच्छा खासा होता है। जो मिट्टी एक जगह से लेकर आती है दूसरी जगह पर आकर उसको ड्रॉप कर देती है, तो बहुत ज्यादा फर्टाइल एरिया बन जाता है, जिसके कारण जो वहां की लैंड होती है जहां पर वो मिट्टी नदी आकर छोड़ देती है, उस एरिया में फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण वो एरिया क्रॉप्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो ये भी एक रीजन है। इसके अलावा एडिबल फूड से मेरा मतलब है फिशिंग की जा सकती है, फिशिंग भी करते हैं लोग, तो एडिबल फूड के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा और किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, सैंड स्टोन के लिए लोग क्या करते हैं, वहां से खनन वगैरह करते हैं, तो ये खनन के लिए भी इस्तेमाल होता है। जहां पर बिल्डिंग्स बनती है उनमें सैंड का, रेत का इस्तेमाल होता है, कॉर सैंड का इस्तेमाल होता है। कॉर सैंड क्या होता है, थोड़ा मोटा किस्म का रेत होता है जो कि बहुत सारी जगहों पर पिलर्स वगैरह बनाने में, लेंटर वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखें तो ये एडवांटेजेस ऑफ रिवर हो जाता है। ओके, आगे बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ रिवर। प्रॉब्लम ऑफ रिवर की अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और रिवर्स के बारे में तो मतलब हम लोगों को रिवर की प्रॉब्लम को हम लोगों को समझना चाहिए। पहला है लार्जेस्ट डैम, बड़े बड़े डैम बन जाते हैं जिससे कि पानी की वेलोसिटी लगभग खत्म हो जाती है।
फिर वो अब डैम की मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से उसको छोड़ा जाता है, कितने प्रतिशत पानी छोड़ा जाता है। तो आगे आने वाले जो इलाके हैं मतलब जिसमें पानी बह रहा था फ्री फ्लो से, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है पानी की, फिशिंग भी नहीं हो सकती है, इरिगेशन के हिसाब से भी वो कम पानी आता है। तो ये एक बहुत बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है जी, आगे बढ़ लेते हैं साहब। वेस्टेज ऑफ हाउस होल्ड, देखिए ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नदी के लिए। नदी में घरेलू जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर के बहने से हो या फिर बिल्कुल मल के वाहित मल के बहने से हो, तो वो सारी चीजें हाउस होल्ड में आती है जो कि रिवर को डायरेक्टली क्या करती है, अफेक्ट करती है। ये नदी को पूरी तरह से गंदा कर देती है। इसके अलावा अगर हम देखें इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, औद्योगिक प्रदूषण, ये बहुत ज्यादा खतरनाक पोल्यूशन होता है जो इंडस्ट्री से निकलता है, जिसकी वजह से नदी पूरी तरह दूषित हो जाती है। बहुत सारी नदियों से पोल्यूशन बहकर निकलता है इंडस्ट्रीज, वहां से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आप समझिए कोशिश, ऐसे एटमॉस्फेयर से जहां से केमिकल्स की वजह से सांस लेना मुश्किल हो रहा है, वही चीजें अगर रिवर में अगर मिल जाएगी, उस पानी की क्वालिटी और पीएच क्या इफेक्ट पड़ेगा, जरा सोचने वाली बात है। हम लोगों को सभी को योगदान देना चाहिए एनवायरमेंट को साफ रखने के लिए। खैर आगे बात करते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पोल्यूशन, भैया ये सबसे आज के समय की भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक की वजह से न सिर्फ गंगा नदी बल्कि भारत की ऐसी बहुत कम नदी बची हुई है जो सिंगल यूज प्लास्टिक की वजह से परेशान नहीं है। इनमें न सिर्फ पानी सड़ता है बल्कि सारी मतलब जितनी भी नदियां होती हैं उन क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक की वजह से पूरा एरिया खत्म हो जाता है, डैमेज हो जाता है, पानी की क्वालिटी खत्म हो जाती है, आसपास रहने वाले क्षेत्र में गंदगी हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम सभी को चाहिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, कम से कम, बिल्कुल ना करें। जूट के थैले या फिर घर से बने हुए थैले का इस्तेमाल करें हम सभी लोग, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हम अपनी नदियों को, जिनको हम अपनी धार्मिक ग्रंथों में जिनको हम माता का दर्जा देते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा सम्मान रखें और उनको साफ करने की कवायद शुरू करें। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो ये तो थी रिवर की प्रॉब्लम, ठीक है जी। तो ये एडवांटेजेस पड़ी, ये रिवर की प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब बात कर लेते हैं कुछ मुख्य विवाद की, यानी डिस्प्यूट्स क्या क्या होते हैं। देखिए डिस्प्यूट्स किस लिए होगा, किसी नदी का विवाद क्यों होगा, पानी को यूटिलाइज करने के हिसाब से, कि कौन स्टेट, कौन कितना ज्यादा, कौन कंट्री सबसे ज्यादा पानी यूटिलाइज करे। देखिए पानी के ऊपर तो वैसे ही झगड़े हो रहे हैं और पानी की जो क्वांटिटी है वो भी कम होती जा रही है नदियों में। तो हम लोगों को चाहिए कि पानी को बचाने के लिए भी हम लोग कोई मुहिम चलाएं ताकि सभी लोग पानी को बचा सके। खैर हम लोगों को सभी एक इन्वायरमेंट स्पेशलिस्ट बनना होगा, इन्वायरमेंट के बारे में हम सभी को सीरियस सोचना होगा, तभी काम बन सकता है। आगे यूटिलाइजेशन ऑफ रिवर वाटर, पानी का अधिकतम उपयोग कौन करे, मतलब ये स्टेट वाइज स्टेट भी होता है और स्टेट वाइज कंट्री भी होता है, कंट्री वाइज कंट्री भी होता है। तो देख लेते हैं इस बारे में। तो स्टेट टू स्टेट होता है, एक कंट्री टू कंट्री भी होता है। तो स्टेट से स्टेट के बीच में कोई रिवर अगर फ्लो कर रही है तो उसके बीच में भी डिस्प्यूट पैदा हो सकता है, ठीक है जी। और कंट्री टू कंट्री ये भी पैदा हो सकता है। तो स्टेट टू स्टेट के लिए 1956 में एक क्या बना, एक संगठन बना जिसका नाम था IRWDA, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इसका मतलब होता है इंटर स्टेट वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका मतलब होता है इंटरस्टेट रिवर वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये किस आर्टिकल में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये मैं इस पे स्टार मार्क कर देता हूं, ये किस आर्टिकल में आता है, ये आर्टिकल 262 में आता है। अब 262 में ये आता है। तो ये कब बना था, 1956 में बना था, जिस टाइम भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, भाषाई आधार पर, उसकी पूर्व संध्या पर यह तय कर लिया गया था कि नदियों को में होने वाले जो डिस्प्यूट्स हैं उनको हम एक अथॉरिटी के द्वारा, एक एक्ट के द्वारा एक्ट पारित कर देते हैं, एक्ट के द्वारा हम लोग इसको रिजॉल्व करते हैं, इसका समाधान होना चाहिए। दूसरा, इसमें एक पैनल बैठाया जाता है। पैनल मतलब कुछ लोगों की कमेटी होती है, 6 लोगों का एक पैनल होता है, 6 लोगों का एक पैनल होता है। और ये हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जो जज होते हैं उससे संबंधित होता है। और इस पैनल में जो फैसला लिया जाता है वो ही अंतिम फैसला होता है।
तो इस चीज को हम लोगों को समझना चाहिए कि डिस्प्यूट से संबंधित जो ये फैसले हैं ये जज लेता है, एक पैनल लेता है 6 लोगों का। ठीक है जी। किस आर्टिकल में आता है, यहां से पूछ लिया जाता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। या ये भी पूछ लिया गया है कि 1950 की IRWDA कब बना था। तो इस बात को भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ये भाषाई आधार पर, जब 1956 में हम लोग राज्यों को बंटवारा कर रहे थे भाषाई आधार पर, तब ये बना था। इसके अलावा अगर हम देखें कंट्री टू कंट्री में अगर हम जाएं तो एक अथॉरिटी होती है, मतलब एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ काउंसिल होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ काउंसिल। इसको मैं लिख देता हूं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ काउंसिल। तो ये क्या काम करती है, बेसिकली ये वर्ल्ड बैंक द्वारा स्वचालित होती है, ताकि किसी कंट्री और किसी 2 कंट्रियों के बीच में रिवर्स को लेकर जो डिस्प्यूट हो रहा है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा सुलझाया जाता है, उसको समाधान किया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या होगा, हमारा सिंधु नदी जल विवाद। सिंधु नदी जल विवाद में क्या है, ये कब हुआ था, 1960 में, 1960 में सिंधु नदी जल विवाद को क्या कर लिया गया था, रिजॉल्व कर लिया गया था, सुलझा लिया गया था। क्या विवाद था इसमें, देखिए सिंधु नदी का जो क्षेत्र होता है, सिंधु नदी का जो क्षेत्र है वो लगभग 11.5 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 11.5 लाख वर्ग किलोमीटर में, क्योंकि पूरे भारत से होकर कहां जाती है, पाकिस्तान में जाती है। तो पूरे पाकिस्तान को की जमीन को, की जो प्यासी जमीन होती है उसको पानी पिलाती है। भारत में भी लगभग ये 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। तो इस नदी का जो विवाद है वो 1960 में रिजॉल्व किया गया था। और इसके साथ साथ क्या और मुद्दे हैं इससे, कि भारत जो है इस नदी का 20% ही केवल इस्तेमाल कर पाएगा, और सिंधु नदी का, और 80% कौन इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान। तो सिंधु नदी का विवाद के लिए किसने बीच में मध्यस्थता करी थी, ICJ ने, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ काउंसिल के द्वारा यह काम किया गया था। वर्ल्ड बैंक इसमें मेन इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ठीक है जी। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने ये बात पूरे अच्छे से पढ़ ली है, और ये बात अगर आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये तो थी मेन प्रॉब्लम या एडवांटेजेस की हम लोगों ने बात करी। अब बात करते हैं हम सिंधु नदी के बारे में। तो सबसे पहला जो हम बात करेंगे, कौन सी रिवर कहां से, मतलब भारत के मैप बनाऊंगा मैं और मैप के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगा मैं। तो ऊपर से शुरुआत करते हैं सिंधु नदी से। तो दोस्तों हम लोग मानचित्र के साथ भारत की नदियों के बारे में विशेषता से पढ़ेंगे, और उनके मैप के अनुसार उनकी स्थिति, लोकेशन और उससे मिलने वाली उनकी सहायक नदियों के बारे में खास तौर से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंधु नदी से स्टार्ट करते हैं, उत्तर से स्टार्ट करते हैं, और पूरी भारत की नदियां फिर सारी मैप मानचित्र के अनुसार हम लोग करते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर ये बताइएगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्या अच्छे लगे।